वेलकम है आपका सिविल यार्ड चैनल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग आज जो लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा सोम। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है सोम। और इसमें जो हम सबसे पहले बात करेंगे, जो सबसे बेसिक बात होती है कि हम सोम पढ़ेंगे क्यों, हमको सोम पढ़ना क्यों चाहिए। आखिर ज़रूरत क्या है हमें सोम पढ़ने की हमारे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स में, या फिर कहे कि इंजीनियरिंग जो जर्नी है उसमें हम सोम को क्या महत्व देते हैं। तो दोस्त देखो, सोम का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, जो इसका फुल फॉर्म है। लेकिन सोम का जो इसेंस होता है, इसेंस वो ये होता है कि अगर कोई स्ट्रक्चर है ना, कोई स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर पे अगर लोड आ रहा हो, लोड अप्लाई, लोड एक्ट कर रहा हो, ठीक, लोड जो है स्ट्रक्चर पे एक्ट कर रहा हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस लोड के कारण, ये जो स्ट्रक्चर है क्या वो फेल कर जाएगी, क्या उसमें कोई डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा, डिफॉर्मेशन। ये जो डिफॉर्मेशन है ये, या फिर बेंड आप कह लें कि डिफ्लेक्ट हो सकती है, बीम हमारी डिफ्लेक्ट हो सकती है, यानी स्ट्रक्चर हमारा डिफ्लेक्ट हो सकता है, या फिर उसमें क्रैक्स वगैरह भी डेवलप हो सकते हैं। और या तो वर्स्ट कंडीशन में पूरी तरीके से ढह सकता है, फेल हो सकता है पूरे तरीके से। ये तीनों फेलियर के ही है। ये अब ढहना आप समझ सकते हैं कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है। तो ये है इस, तो हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि सोम में डिफरेंट टाइप्स के जो स्ट्रक्चर पे लोड लगेंगे उसके कारण स्ट्रक्चर का क्या बिहेवियर रहेगा, ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर बिहेव करेगा डिफरेंट काइंड ऑफ लोड्स के वजह से, उसी को हम सोम में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, सोम, ये एक तो बात हो गई सोम की सेंस की, लेकिन सोम में हम किस तरह के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। तो सोम में हम डिफॉर्मेबल, डिफॉर्मेबल स्ट्रक्चर्स या फिर कहें डिफॉर्मेबल बॉडी के बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडी यानी कि जिसमें बदलाव हो सके, अगर लोड लगाने पे चेंजेस आ सके, उसी को हम डिफॉर्मेबल बॉडीज कहते हैं, ठीक है। तो सो में हम लोग ये सब पढ़ते हैं। अच्छा, एक और, अब आगे जो डिफॉर्मेबल बॉडीज होती क्या है, वो क्या कितने तरह की होती हैं, वो आगे हम लेक्चर में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे इतनी बातें जो इम्पोर्टेंट है वो है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये तो इसेंस की बात हो गई। अब पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन टू सोम। सोम, जिसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, मॉस के नाम से भी जानते हैं। मॉस, मौत नहीं, मॉस। मॉस का मतलब होता है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, ठीक है। टॉस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो इतने कई नामों से हम इस चीज़ को जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। चैप्टर पहला हमारा होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन है ना, इंट्रोडक्शन हमारा पहला है। अब इसमें बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मैकेनिक्स के बारे में कि आखिर सोम स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है। अगर कहाँ से हुआ है सोम का, तो सोम स्टार्ट होता है तुम्हारे मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स दो भाग में बढ़ता है। पहला बढ़ता है हमारा इंजन सॉलिड मैकेनिक्स में, सॉलिड मैकेनिक्स में, और दूसरा बढ़ता है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स इसको भी पूरा कर देते हैं मैकेनिक्स में। तो मैकेनिक्स क्या है, इसका मतलब मैकेनिक्स ये है कि ये सारे जो मैकेनिक्स सब्जेक्ट्स, जो मैकेनिक्स से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनका जो है ये बेस है ना। तो सॉल हमको पढ़ना क्या, हमें फ्लूइड मैकेनिक्स तो पढ़ना नहीं, हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कहाँ से आएगा, सॉलिड मैकेनिक्स से आएगा। और जो सॉलिड मैकेनिक्स है इसमें भी दो पार्ट होता है, एक होता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, और दूसरा होता है सोम। अब इसमें डिफरेंस क्या है आखिर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और सोम में डिफरेंस क्या है ना। बात तो ये आती है। तो जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है आपका, वो डील करता है रिजिड बॉडी के, रिजिड बॉडी से डील करता है, रिजिड बॉडी से।
रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसमें अगर हम इस लोड लगाएं लोड लगाएं और उसमें कोई डिफॉर्मेशन ना देखने को मिले, डिफॉर्मेशन देखने को ना मिले, ठीक है, तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक पत्थर है ना, पत्थर है, तो इस पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, चाहे जिधर से फोर्स लगा रहे हैं किसी भी डायरेक्शन से, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। यानी क्या, मान लिया कि ये बॉडी है, इसमें एक पॉइंट हमने मान लिया, एक इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है, ये एक पॉइंट यहाँ पे ए है और एक पॉइंट यहाँ पे बी है। जब ये सारे लोड लगे इस पे, तो इन दोनों की जो बीच की दूरी है, मान लेते हैं एक्स है, ठीक, तो इनिशियल डिस्टेंस जो था, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी विच इज एक्स, लोड लगने के बाद, यह है कब है, बिफोर लोडिंग, बिफोर लोडिंग, ठीक है ना, बिफोर लोडिंग। लेकिन और जब लोड लगा, लोड लगने पर जो ये दूरी है वो स्टिल ए बी एक्स है, जो ए बी दूरी है उसमें कोई चेंज नहीं आया। मान लिया कि यही जो है दूसरा ये ऐसे बन गया, और यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, और इन दोनों डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, एक्स का एक्स ही रहा। चेंज क्या है तब आपको समझा दी तो ज़्यादा समझ में आएगा। चेंज कैसे हुआ, मान लिया अगर चेंज हुआ तो ये दूरी जो इतनी थी यहाँ दिखा देते हैं, ए और बी की जो दूरी थी वो कहीं यहाँ आ गई, यहाँ इतने दूर हो गई, ए यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे आ गया, और ये बन गया एक्स डैश, नई दूरी एक्स डैश, नई बिंदी भी कर देते हैं ए बी डैश, ठीक है। तो अगर ये, तो नॉन डिफॉर्मेबल कब है, जब हम लोड लगाएं और दो पॉइंट्स के बीच में किसी बॉडी में, फिर से रिपीट कर देते हैं कि किसी बॉडी में लोड लगाने के बाद दो पॉइंट्स के बीच, दो पॉइंट्स के बीच कोई चेंज ना आए, कोई चेंज ना हो, तो ऐसी बॉडी को नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं, नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी, है ना। क्या कहते हैं कि अगर कोई ये बॉडी है और इस पे हमने लोड लगाया, इन बॉडी के अंदर कोई दो पॉइंट है, लोड लगाने के बाद इन दोनों पॉइंट में कोई चेंज नहीं आया, तो ऐसी बॉडी हमें नॉन डिफॉर्मेबल, मतलब हम इसमें डिफॉर्म नहीं कर सकते, ये बॉडी डिफॉर्म नहीं हो सकती, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर और आपको एग्जांपल चाहिए, तो मान लीजिए च्युइंगम है, च्युइंगम पहले ऐसे रहता है, मान लेते हैं कि ऐसे रेक्टेंगल शेप का, ऐसे 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 ऐसे, लेकिन जब हम इसको इधर से पुश कर दें, दो अंगूठे से दबाएं, तो कुछ इस तरह से दिखने लगता है, ऐसा, इस तरह से ऐसे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे डिफॉर्म हो गई, ये इस तरफ ऊपर निकल गया, इस तरफ नीचे चला गया, और ये अंदर की ओर चला गया, अंदर वही है, यही चीज़ डिफॉर्म हो गई। तो ये डिफॉर्मेबल बॉडी है कि अपने इनिशियल फेज से ये डिफॉर्म हो गई है, तो इसी को कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। ये डिफॉर्मेबल है और ये नॉन डिफॉर्मेबल बॉडी है। तो हम सोम की में किसकी जो है, किसको किस पढ़ाई करते हैं सोम में, तो हम सोम में पढ़ते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी की, सोम में हम डिफॉर्मेबल बॉडी की हम स्टडी करते हैं, ठीक है। डिफॉर्मेबल, हाँ ठीक है, डिफॉर्मेबल बॉडी की हम स्टडी करते हैं, ठीक। अच्छा, डिफॉर्मेबल बॉडी तीन तरह से हो सकती है, एक होती इलास्टिक डिफॉर्मेबल बॉडी, इलास्टिक, एक होती है आपकी प्लास्टिक, और एक होती है विस्को इलास्टिक, जिसको तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है हम लोगों को, विस्को इलास्टिक, ठीक है। इसमें डिफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन होता है। प्लास्टिक डिफॉर्म हमें पता है, इलास्टिक भी पता है, अभी पता नहीं लेकिन बात कर लेंगे।
इस पे भी। चलिए, तो अब ये हो गया है ना। अब बात कर लेते हैं कि इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी होती क्या है असल में। इलास्टिक बॉडी क्या होती है? इलास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जिस पर लोड लगाया जाए और कुछ डिफॉर्मेशन आए, कुछ डिफॉर्मेशन हमें देखने को मिले। ठीक है, ये डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट के अंदर होगा। इलास्टिक लिमिट। अब ये सब क्या है, बड़ा अजीब अजीब आ गया कि लोड लगा रहे डिफॉर्मेशन हो रहा है, इतना तो चलो समझ में, लेकिन इलास्टिक लिमिट क्या है? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहाँ पे कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट जिस पर लोड लगाया जाए और लोड हटाने के बाद वो अपने इनिशियल शेप में वापस रिगेन कर ले जाए। जैसे स्प्रिंग होता है, थोड़ा सा हम लोड लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिलता है। और डिफॉर्मेशन कैसा होता है कि स्प्रिंग हमारा दब जाता है, लेकिन जैसे ही हम स्प्रिंग से अपना हाथ हटाते हैं वैसे ही वो अपने पुराने शेप में वापस आ जाता है। तो यही इसी को कहते हैं इलास्टिक लिमिट। एग्जाम्पल के रूप में मैं लिख देता हूँ स्प्रिंग। इसका पूरा एक चैप्टर है सोम में ही। ठीक है, स्प्रिंग है। और जो भी आपके दिमाग में आ रहा है कि अगर लोड लगाए और लोड लगाने के बाद कुछ बहुत हल्का सा भी डिफॉर्मेशन आया, लेकिन लोड हटाने के बाद वो अपने पुरानी स्थिति में वापस लौट गया, तो उसी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं, और जिस लिमिट के अंदर होता है उसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो ये हो गया है ना, इलास्टिक लोड हमें समझ में आ गया। फिर बात करते हैं प्लास्टिक की। तो प्लास्टिक क्या है? इलास्टिक का जस्ट अपोजिट है। क्या अपोजिट है? तो ये है कि यहाँ पे हम लोड लगाएंगे, जिस बॉडी पे लोड लगाए उसमें डिफॉर्मेशन आया, डिफॉर्मेशन आया, लेकिन ये जो डिफॉर्मेशन है ये परमानेंट हो जाएगा। परमानेंट डिफॉर्मेशन देखने को मिला, परमानेंट। ठीक है, ठीक है। यानी कि अगर हमने कोई ऐसी चीज़ ले ली, ऐसा ऑब्जेक्ट लिया, मान ली स्प्रिंग ही लेते हैं। स्प्रिंग को अगर हम खींचना शुरू कर दें, ये मान ली ये ऐसे करके स्प्रिंग हमारी है, और यहाँ से हम इसको इधर की ओर खींचना शुरू कर दिए, इधर की ओर खींचना शुरू कर दिए, एक समय तक तो ये खींचेगा। लेकिन फिर क्या होगा कि हम हद से ज़्यादा अगर हम जो है इस पर पुल कर दें, बहुत ज़्यादा पुल कर ले जाए, बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, इसमें जो इसकी पुराना शेप था उस शेप में वो वापस नहीं आएगा। मान लीजिए फिर ये इस तरह से कहीं खिंच जाएगा, इस तरह से खिंच जाएगा। जब इस तरह से खिंच गया तो ये अब इसी शेप में रह गया, अब ये वापस से इस शेप में नहीं जाएगा। तो इसी डिफॉर्मेशन को कहते हैं परमानेंट डिफॉर्मेशन। जो अपने पुराने स्थिति में वापस ही ना लौटे उसी को कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है ना। तो ये हमें पता चल गया कि इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता क्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया है ना। चलिए, अब देखते हैं कुछ और चीज़ें। अब बात करते हैं हम लोग कुछ लोड के बारे में, है ना। किसके बारे में? लोड। ब्लैक तो ले नहीं सकते, ठीक है। लोड। लोड क्या होता है? लोड एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स है जो कोई बॉडी अपने ऊपर एक्सपीरियंस करती है। एक्सपीरियंस, है ना। मैंने क्या कहा? लोड क्या होता है? एक एक्सटर्नल फोर्स होता है जो बॉडी अपने ऊपर एक्सपीरियंस करती है। हम टेबल पे हाथ रखें तो वो एक हमारा हाथ एक नीचे की ओर टेबल पर फोर्स लगा रहा है। ये टेबल का मान लेते हैं ऊपरी सरफेस है, ये ऐसे 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 यहाँ, ठीक है, यहाँ निकला है। यहाँ पे अगर हाथ रखा हुआ है, ठीक, तो ये क्या करेगा, नीचे की ओर एक फोर्स लगाएगा। तो ये बॉडी उस फोर्स को एक्सपीरियंस कर रही है, इस फोर्स को ये बॉडी एक्सपीरियंस कर रही है ना। तो इसी को कहते हैं लोड। ठीक, लोड कहते हैं इसे। और ये लोड कई तरह के हो सकते हैं। तो लिखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ लोड, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। तो ये कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है लोड, जैसे कि डायरेक्शन के आधार पे, बेस्ड ऑन डायरेक्शन। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्शन।
बेस्ड ऑन एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, है ना, बेस्ड ऑन डायमेंशन ऑफ लोडिंग, डायमेंशन ऑफ लोडिंग, ठीक। और जैसे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वेरिएशन के आधार पे, है ना, वेरिएशन के आधार पे है, वेरिएशन, ठीक। और किसके आधार पे हो सकता है, एक होता है टाइम ऑफ एप्लीकेशन, टाइम ऑफ एप्लीकेशन, ठीक। तो ये है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो पहला है हमारा, हम जो लिखे थे, ये देखते हैं पहले डायमेंशन ऑफ लोडिंग। तो डायमेंशन का मतलब हमें पता है कि डायमेंशन का क्या मतलब होता है कि विमाएँ, हिंदी में विमाएँ कहते हैं। और इसमें क्या क्या आएगा, इसमें जो जो आएगा वो है वॉल्यूमेट्रिक, मेट्रिक लोडिंग। दूसरा आएगा सरफेस लोडिंग, सरफेस लोडिंग। और तीसरा आएगा लाइन लोडिंग, लाइन लोड, या फिर कह दो लाइन लोड। इसको लोड से लोडिंग, लोड ही रहने दो, सही है, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग क्या होता है, इसे हम लोग बॉडी लोडिंग भी कहते हैं, बॉडी लोड, ठीक है। जब कोई फोर्स हमारे किसी बॉडी पर लगता है, बॉडी पर जब कोई फोर्स एक्ट करता है, तो उसी को हम वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग है। इसमें होता क्या है, इसमें जो हमारा बॉडी है, हम वॉल्यूमेट्रिक जानते हैं, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, इंटू एच। अगर इन में चेंज आए, इनमें हमें चेंज देखने को मिलता है, लेंथ में, विड्थ में या हाइट में, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग। इन तीनों में अगर हमें चेंज देखने को मिलता है, तो इसे हम वॉल्यूमेट्रिक लोडिंग कहते हैं। 3D लोडिंग भी कह सकते हैं, 3D, ठीक है, ठीक। बात करते हैं सरफेस लोडिंग। सरफेस लोडिंग नाम से पता चल रहा है कि किसी सरफेस पर, सरफेस पर लगने वाला लोड सरफेस लोडिंग कहलाता है। सरफेस पर लगने वाला लोड सरफेस लोडिंग कहलाता है। अच्छा जी, सरफेस पर कैसे लगेगा, तो जैसे कि मान लीजिए कि ये है पानी, ठीक है, ये पानी है, रिवर है, नदी है, ताल है, तालाब है, जो भी है, इस पे हवा चल रही है, ये 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 हवा चल रही है। ये हवा की वजह से ये जो यहाँ सरफेस है ऊपर एकदम, ये लाल कलर से मैं बना रहा हूँ हल्का हल्का, ये सरफेस, इस सरफेस पे ये हवाएं लोड लगाएंगे इस डायरेक्शन में। और जो पानी का मूवमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो अब ये पान जो हवा है पानी पे किस किस डायरेक्शन में लोड, इस डायरेक्शन में लोड लगा रही है। यही लोड कहलाता है हमारा सरफेस लोड, ठीक है ना। कौन सा लोड कहलाएगा, सरफेस लोड। फिर से एक बार हो जाए कि पानी है, रिवर है, तालाब है, कुछ भी है, जब इस पे हमारा हवा, या फिर कहें कि एयर, एयर जब लोड लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो लोड लगता है हमारे पानी के सरफेस पे, उसी को कहते हैं हम सरफेस लोड। सरफेस लोड का एग्जांपल जो होता है वो होता है ड्रैग लोड, ड्रैग लोड या ड्रैग फोर्स कह लो, ठीक है ना, ये होता है, ठीक। लाइन लोड, लाइन लोड जो होता है, अच्छा सरफेस लोड एक और चीज़ है, जैसे कि वहाँ 3D लोड मैंने बोला था वॉल्यूमेट्रिक लोड का, जो सरफेस लोड होता है वो 2D कह सकते हैं, क्योंकि सरफेस पे लग रहा है ना, सरफेस पे लग रहा है, इसलिए हम इसे 2D भी बोल सकते हैं। लाइन लोड, लाइन लोड का मतलब है वन डायमेंशन, एक डायमेंशन में कहीं लोड लगे, किसी एक दिशा में लोड लगे, चाहे लेंथ में लगे, चाहे विड्थ में लगे, चाहे हाइट में लगे, तो उसे हम कहते हैं लाइन लोड। अब ऐसा लोड हमें देखने को कहाँ मिलता है, तो हमें रेलवे लाइन पे देखने को मिलता है। जब ट्रेन गुजरती है तो किसी एक डायरेक्शन में गुजरती है, चाहे इस डायरेक्शन में चाहे इस डायरेक्शन में। तो ट्रेन जब रेल से होकर गुजरती है तो एक ही डायरेक्शन में लोड लगता है ना, उसी को कहते हैं लाइन लोड। तो अर्थ ही बन गया, खैर,
जोक सपाट। ठीक है। तो मिट जा। ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी लाइन लोड। इसे आप वन डायमेंशन लोड भी कह सकते हैं, 1D, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब आता है डायरेक्शन के आधार पे, है ना। डायरेक्शन, यहाँ मैं लिखता हूँ डायरेक्शन, कहाँ गया। हाँ, डायरेक्शन बेस्ड ऑन डायरेक्शन, दिशा के आधार पे लोड लगना। ठीक है। तो डायरेक्शन के आधार पे दो तरह के लोड होते हैं, एक होता है एक्सियल फोर्स, एक्सियल फोर्स, और एक होता है ट्रांसवर्स फोर्स, ट्रांसवर्स फोर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सियल फोर्स की। ठीक है, एक्सियल फोर्स की। तो एक्सियल फोर्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कोई बॉडी है, एग्जांपल समझते हैं, ये एक बॉडी है, किसी भी बॉडी के एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लोड लग रहा है, ठीक है, इसके इस ये एक्सिस है, ये मान लिया कि एक्सिस है, उल्टा हो गया, एक्सिस। ठीक है, ये इस बॉडी का एक्सिस है, इसके पैरेलल अगर फोर्स लग रहा है तो उसे हम कहते हैं एक्सियल फोर्स। अब कंडीशन आता है कि ये कैसे हो सकता है, कितने तरह का हो सकता है एक्सिस में, क्योंकि इसके अगर ओवरलैप कर जाए, मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लग रहा है इस तरह से, इस तरह से। अब ये बात है कि यहाँ कैसे, यहाँ पे कैसे लगेगा, इस तरह खींच रहे हैं हम इसको, इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं यहाँ पे। और जो लोड का एक्शन है, एक्शन ऑफ लोड, ये जो रेड कलर से डॉट डॉट बना है, ये लोड का एक्शन है, लोड एक्शन। ठीक है, ये जो लोड का एक्शन है, ये पी लोड लगा दिया हमने, तो हाँ, तो ये लोड का एक्शन है। ठीक है, अब ये लोड का एक्शन इसके ऊपर ओवरलैप भी कर सकता है, और ये इससे इधर भी भाग सकता है, यानी इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ सकता है, ये लोड यहाँ भी लग सकता है, ऐसा है। ठीक है, लेकिन एक्सियल फोर्स ही कहलाएगा जब पैरेलल होगा तब। अब डिफरेंस क्या है इसमें, इसमें पहला डिफरेंस ये है कि अगर ओवरलैप करेगा, ओवरलैप करेगा, एक्सिस के ओवरलैप करेगा एक्सिस में, तो इसे हम कंसेंट्रिक एक्सियल फोर्स बोलेंगे, कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक एक्सियल फोर्स, या लोड कह लो। ठीक है, और अगर ओवरलैप नहीं करेगा, नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैप, ठीक है, तो इसको हम कहेंगे इसेंट्रिक, ट्रिक एक्सियल फोर्स। ये कैसे दिखता है, तो यही इस तरह से है, एक मिनट। खैर, ऐसे ही बनाते हैं, ये है, हाँ। ठीक है, और ये इसकी लाइन है बीच बीच में, एक्सिस। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है, इस बॉडी की एक्सिस है। और अगर ये बॉडी पर इस डायरेक्शन में, यहाँ हम पहले किसकी पहले बात कर लें, पहले एक्सियल की बात कर लेते हैं, ये कॉन्सेंट्रिक की, कि यहाँ पे लोड लगा, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ऐसे लोड लगा, इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं, बढ़िया लगेगा। ठीक, यहाँ पे मतलब ये वहीं पे है, इस लाइन पर ही है। ठीक है, तो जब इसके ओवरलैप हो रहा है, इसी पर ओवरलैप हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक। ठीक है, और जब
फोर्स हमारा ओवरलैपिंग ना हो। आजा दोस्त। अरे को ट्राई कर लेते हैं। हम्म, नहीं आएगा। खैर, तो मैं कह रहा था फिर से बनाना पड़ जाएगा, जल्दी जल्दी बनाते हैं। तो ठीक है, और ये हो गया इसका एक्सिस, बॉडी की एक्सिस। ठीक। अब फोर्स जो लगेगा हमारा यहाँ ना लग के कहीं यहाँ लग रहा है, मान लिया कहीं यहाँ लग रहा है। ठीक। और फोर्स को मैं अच्छे से दिखा दूँ। ठीक है। ठीक, फोर्स हमारा यहाँ लग रहा है। यहाँ। ठीक है। ठीक है, तो ये फोर्स यहाँ लग गया। अब ये एक्सिस से कुछ दूरी पे है, कितनी दूरी पे, इतनी दूरी पे है। इस दूरी को हमने नाम दे दिया ई। इसी को कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। जब लोड हमारा एक्सिस से कहीं, एक्सिस पे ना लगकर कहीं दूर लगे, कहीं अलग लगे, चाहे इधर ऊपर लग जाए, चाहे यहाँ नीचे कहीं लग जाए, कहीं भी लग जाए, तो इसे हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब बात करते हैं कि यहाँ इसेंट्रिसिटी हो गया, तो अब अगर इसेंट्रिक लोड लगेगा तो हम कहेंगे, इसको नाम दिया जाएगा, इस पूरे लोड को नाम दिया जाएगा इसेंट्रिक, इसेंट्रिक एक्सियल। और ये बाहर की ओर खींच रहा है इसलिए टेंशन लोडिंग। ठीक। अभी टेंशन और कंप्रेशन क्या होता है वो भी हम देख लेंगे, और इसे क्या कहा जाएगा, कंसेंट्रिक एक्सियल टेंशन लोडिंग। अब बात करते हैं कि ये टेंशन क्या है, टेंशन लोडिंग क्या है। जब किसी बॉडी पर इस तरह से लोड लग रहा है जो बाहर की दिशा में लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं टेंशन। बाहर की ओर खींचे, तो उसे हम कहते हैं टेंशन, टेंशन लोड। और जब किसी बॉडी पर अंदर की ओर लोड लग रहा हो, तो उसे कहते हैं कंप्रेशन लोड। ठीक। अंदर की ओर जाएगा, मतलब अगर हम यहाँ पे देख लें कि अंदर की ओर ऐसे जा रहा हो, इसको दबा रहा हो अंदर बॉडी को, अंदर की ओर, तो इसे हम कहते हैं कंप्रेशन लोड। और ये बाहर की ओर खींच रहा है तो इसे हम टेंशन लोड कहते हैं। जैसे च्युइंगम को अगर हम पकड़ के खींचे, तो वही बात है, ये च्युइंगम है, हमने इसको पकड़ के खींचा तो कुछ इस तरह से हो जाता है ना, फैल जाता है, इधर इधर खींच रहे हैं, तो ये तुम्हारा टेंशन लोड हो गया। और जब हम इसी च्युइंगम को अंदर की ओर दबाएं, तो दब के कुछ इस तरह दिखने लगेगा, इस तरह, तो इसे हम कहते हैं कंप्रेशन लोड। ठीक है, यही होता है, इसमें यही है। ठीक है। ठीक, तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, ये क्या है। ठीक है, तो हमने क्या क्या समझ लिया, हमने समझ लिया कि कहाँ गया, इंट्रोडक्शन में हमने मैकेनिक्स को समझा
कि मैकेनिक्स में क्या होता है। मैकेनिक्स में सॉलिड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स आता है। मैकेनिक्स में अगर हम ज़्यादा डीप में थोड़ा सा जाए तो मैकेनिक्स वो ब्रांच होती है जिसमें हम किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस का स्टडी करते हैं, तो उसे हम मैकेनिक्स कहते हैं। अब सॉइल में सॉलिड मैकेनिक्स होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स होता है। सॉलिड मैकेनिक्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आता है, सोम आता है, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो होता है वो रिजिड बॉडी की इसमें स्टडी की जाती है, और सोम में हम डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं। जो रिजिड बॉडी है उसमें हम लोड लगाएं तो डिफॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है, तो उसे हम रिजिड बॉडी कहेंगे। डिफॉर्मेबल बॉडी उसे कहेंगे जिस पर हम लोड लगाएं और डिफॉर्म हो जाए, तो उसे हम डिफॉर्मेबल बॉडी कहते हैं। और सोम में हम इसी की स्टडी करते हैं। डिफॉर्मेबल बॉडी तीन तरह की होती है, इलास्टिक, प्लास्टिक और विस्को इलास्टिक। विस्को इलास्टिक बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेबल बॉडी है, लेकिन हम उसकी स्टडी इसमें नहीं करते, मतलब हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, AKTO डिप्लोमा में नहीं है। इलास्टिक क्या होता है, इलास्टिक बॉडी क्या होता है, लोड लगाने पर डिफॉर्मेशन इलास्टिक लिमिट तक, तो उसे हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ये अपने शेप और साइज को वापस रीगेन कर लेते हैं। इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, इट हैज़ इट हैज़ इट किस तरह से लिखूँ, इट कैन वापस हिंदी में लिख देता हूँ, क्या है बात में, ये अपने शेप एंड साइज को वापस को वापस वापस रीगेन कर लेता है। इट कैन रीगेन इट्स शेप एंड साइज, अरे यार देखो अभी याद आ रहा है। कर लेता है, ठीक है। हिंदी में हो गया, इंग्लिश में भी लिख देते हैं। इट हैव एबिलिटी टू रीगेन इट्स शेप एंड साइज आफ्टर 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 लोड को हटाने के बाद, है ना, आफ्टर रिमूविंग द लोड, ठीक। इसका एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग है। फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेबल क्या होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन क्या होता है, जब लोड लगे उसमें डिफॉर्मेशन हो और वो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो, यानी अपने शेप और साइज़ को वापस से रीगेन ना कर सके, तो उसे हम कहते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी। इसमें भी हम स्प्रिंग लिए थे, लेकिन स्प्रिंग इसलिए लिए थे कि दोनों का सेम नहीं है। ये एक लिमिट तक है कि एक लिमिट तक हमने खींचा, वापस से रीगेन हो गया शेप और साइज़, और इसमें जो है एक लिमिट से ज़्यादा खींच दें तो जो शेप और साइज़ है वो दोबारा रीगेन नहीं होगा, तो उसी को हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहेंगे। फिर बात करते हैं लोड की। तो लोड जो है हमारा एक्सटर्नल फोर्स है। लोड क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगने पर बॉडी जो एक्सपीरियंस करती है उसी को हम लोड कहते हैं। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, बॉडी एक्सपीरियंस बाई एक्सटर्नल फोर्स, उसे हम लोड कहते हैं। क्लासिफिकेशन लोड क्या है, डायमेंशन के आधार पे है, डायरेक्शन, एक्सटेंट ऑफ लोडिंग, वेरिएशन और टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो डायमेंशन के आधार पे वॉल्यूमेट्रिक, जिसे हम बॉडी लोड कहते हैं, सरफेस लोड और लाइन लोड। फिर बात करते हैं डायरेक्शन के आधार पे, एक्सियल हो गया और ट्रांसवर्स हो गया। एक्सियल में हमने पढ़ लिया कि दो तरह के इसमें भी लोड होते हैं, कंसेंट्रिक और इसेंट्रिक। फिर आता है ट्रांसवर्स फोर्स। ट्रांसवर्स जो होता है किसी लोड के परपेंडिकुलर जो फोर्स लगता है उसे हम ट्रांसफर कहते हैं। किसी बॉडी के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लगे तो उसे हम ट्रांसवर्स कहेंगे। क्या ये ट्रांसफर कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, बस उसी को हम ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका इसमें डिफरेंस क्या है कि ये एक्सियल के पैरेलल है। ये एक्सियल एक्सिस के पैरेलल है, इसके पैरेलल है एक्सिस के। अगर यही फोर्स यहाँ लग जाए तो भी ट्रांसवर्स कहलाएगा, ये ट्रांसफर कहलाएगा ही कहलाएगा, ये भी ट्रांसवर्स कहलाएगा, ये भी ट्रांसवर्स कहलाएगा, ये भी ट्रांसवर्स कहलाएगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सॉरी ये है, ठीक है। ये ट्रांसवर्स फोर्स बेसिकली कंप्रेसिव फोर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है।
ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं कौन सा हो गया, डायरेक्शन हो गया। हाँ ठीक है, एक्सटेंट ऑफ लोडिंग। तो एक्सटेंट ऑफ लोडिंग के हिसाब से दो होता है, एक्सटेंट ऑफ लोडिंग के हिसाब से भी एक्सटेंट ऑफ लोड के हिसाब से दो होता है, एक होता है पॉइंट लोड और एक होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ना। तो पॉइंट लोड क्या होता है, जब किसी बॉडी पर, पॉइंट लोड क्या होता है, जब किसी बॉडी पर किसी कंसंट्रेटेड एरिया में लोड लगे, छोटे एरिया में लोड लगे, ये छोटा सा एरिया का यहाँ पे से लोड लग रहा है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड भी कहते हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, किसी बॉडी में लार्ज एरिया में लोड लग जाए तो उसे हम डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। जैसे ये बॉडी है और इस पर ढेर सारा लोड लग रहा है ये, तो इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, उस पूरे एरिया में लग रहा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। और ये हो गया पॉइंट लोड। पॉइंट लोड जो होता है वो बहुत बहुत, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, सॉरी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, वो बहुत छोटा होता है उसके डायमेंशन के अकॉर्डिंग। जैसे अर्थ पे हम लोग पोल्स देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं ना, इलेक्ट्रिक पोल्स लगे होते हैं, ये इलेक्ट्रिक पोल्स है, ऐसे जाएगा यार किसी, यहाँ इस तरह से ऐसे, ये ऐसे, ये अर्थ है। तो अर्थ अर्थ के हिसाब से ये जो पोल्स लोड लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसी को ही हम पॉइंट लोड में कंसिडर कर सकते हैं। ये एक अच्छा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक पोल्स। ठीक है, तो ये है। ठीक, और डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो पूरे, जैसे कि अब हमारा जो गर्डर होता है, ब्रिज का गर्डर, ब्रिज गर्डर, उसी को हम कह सकते हैं वो पूरे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और पॉइंट लोड। अब बात कर लेते हैं वेरिएशन के आधार पे, एक्सटेंट ऑफ लोडिंग हो गया, अब वेरिएशन के आधार पे, वेरिएशन के आधार पे ये यहाँ करते हैं। वेरिएशन, ठीक है। वेरिएशन के हिसाब से दो तरह के होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है ये, टाइम के आधार पे। एक होता है आपका स्टैटिक लोड और दूसरा होता है डायनामिक लोड। तो डायनामिक लोड, जो स्टैटिक लोड होता है, स्टैटिक लोड है ना, तो स्टैटिक लोड में क्या होता है कि जो इस लोड का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये कभी चेंज नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता है। इट नेवर गेट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो ऐसे लोड को हम स्टैटिक लोड कहेंगे। जैसे कि हमारे क्लासरूम में जो टेबल चेयर्स हैं, वो एक तरह की स्टैटिक लोड है, वो खुद से कहीं मूव नहीं करते, उन्हें मूव कराना पड़ता है। ठीक है, या फिर कह दो कि बड़े बड़े जो पिलर्स हैं हम देखते हैं आए दिन, और हमारा घर है, हमारा कोई कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है, चाहे अंडर कंस्ट्रक्शन हो चाहे जैसी हो, ये सब हमारे स्टैटिक लोड में आते हैं। जहाँ पे लग गए हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में, जहाँ पे उनको बना दिया गया है वहीं पे वो खड़े हैं। मान लिया कि ये अर्थ है, यहाँ पे हमने एक बिल्डिंग बना दी, ये बिल्डिंग है, तो ये यहीं पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में सारा फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं ना, पूरा फोर्स इनका नीचे लग रहा है। तो क्या 2 साल बाद ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे? हैं, नहीं करेंगे ना। और तो ये हो गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब, जहाँ पे लग रहे हैं, जहाँ पे उनको बना दिया गया वहाँ से हिल नहीं रहे हैं।
तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। इस पॉइंट पे लग रहे हैं तो इसी पॉइंट पे लगे रहेंगे। ठीक है। फिर आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितने फोर्स से जो है इस पे काम कर रहे हैं, किसी बॉडी पर लग रहा है कोई लोड। जैसे ये अर्थ है, ये मान लिया अर्थ सरफेस है, इस पे ये लग रहा है 5,000 किलो न्यूटन से, मान लेते हैं 5,000 किलो न्यूटन फोर्स से लग रहा है। तो ये 5,000 किलो न्यूटन फोर्स से ही लग रहा है, चाहे टाइम कुछ भी हो। ठीक है, 2 साल बीत जाए, 10 साल बीत जाए, उतना ही फोर्स है। अब आप ऊपर ला के कार खड़ी कर दो, वो बात नहीं हम कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो इसका खुद का वेट है वो वही है, क्योंकि कार वगैरह तो स्टैटिक हो गया, आप चेंज भी कर सकते हैं। सॉरी, नॉन स्टैटिक हो गया, डायनामिक हो गया, तो उसको तो चेंज भी किया जा सकता है। लेकिन उसी को हम कहेंगे जो ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करे। डायरेक्शन हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब बात करते हैं, मैग्नीट्यूड हो गया और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया, अब बात करते हैं डायरेक्शन। तो ये जो बिल्डिंग का फोर्स है, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो बिल्डिंग का फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एग्जर्ट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा है। तो ये डायरेक्शन हो गया, ये हमारा डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्टैटिक लोड। ये सारे कॉम्बिनेशन बना के समझ लीजिए इस स्टैटिक लोड बनता है। अब बात करते हैं डायनेमिक लोड में। ठीक है, डायनेमिक लोड के बारे में। तो डायनेमिक लोड क्या होता है कि ऐसा लोड जिसका मैग्नीट्यूड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन टाइम के साथ चेंज हो जाए, टाइम के साथ चेंज हो, के साथ चेंज हो, चेंज होता है, उसे हम कहते हैं डायनेमिक लोड। मान लिया कि वही, मान लिया कि क्या है, एक अच्छा एग्जांपल आपका होगा, चेयर। वैसे तो नहीं, कह सकते हैं कि जैसे चेयर है, अगर कहीं पे लग रहा है तो हम उसको यहाँ से हटा के यहाँ मूव कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव कर दिया, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये क्या है, डायनेमिक लोड। इसको डायनेमिक लोड है, इसको हम मूव करा सकते हैं, है ना। इसी को कहते हैं डायनेमिक लोड। तो इसका जो मैग्नीट्यूड कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। और अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आया है अभी, कि बिल्डिंग का ही। जैसे कि मान लिया कि ये बिल्डिंग है, ये कोई कमरा है, कोई रूम है। ठीक, ये रूम है, प्लान व्यू है, और इसमें कुछ लोग हैं। ये गेट की एंट्री में बना देता हूँ। ठीक, ये है डोर, है डोर। तो यहाँ स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब यहाँ से 6 स्टूडेंट मान लिया अंदर है, तो लोड बढ़ा, लोड इंक्रीज किया। ठीक, लोड इंक्रीज किया। अब मान लिया कि कुछ समय बाद यहाँ से कुछ बच्चे कम हो गए, 2 बच्चे निकल गए, तो लोड डिक्रीज कर गया, तो लोड डिक्रीज किया। ठीक है, तो लोड की बात हो गई, मैग्नीट्यूड की बात हो गई। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। तो डायनेमिक लोडिंग में डायरेक्शन भी चेंज होता है। जैसे ट्रेन गुजरती है हमारी, तो क्या एक ही जगह पे रुकी रहती? नहीं, उसका मूवमेंट चलता रहता है। डायरेक्शन ऑफ लोड भले ही डाउनवर्ड है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा चेंज होता रहता है। डायरेक्शन की बात करें तो आज आज जैसे वो चेयर एक जगह पे थी, अगर हम चाहें तो उसको दूसरी जगह पे कर सकते, तो डायरेक्शन का चेंज हो गया। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक पॉइंट पे जहाँ पे वो चेयर थी, ये मान लेते हैं चेयर है, ये मान लेते हैं चेयर है ना, 4 पैर थोड़ा दिखा दें। तो ये चेयर जो है यहाँ थी, कल को यहाँ पे आ सकती है। तो पहले तो यहाँ पे इस जगह पे लोड एग्जर्ट कर रही थी, लोड लगा रही थी, फिर अब यहाँ पे लगाने लगी। तो इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई, ये चीज़ें हम समझ लिए वेरिएशन के आधार पे। ठीक, बचा क्या? अब क्या बचा? टाइम ऑफ एप्लीकेशन। टाइम ऑफ एप्लीकेशन में हमको पता है कुछ चीज़ें, जैसे कि ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है, एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, दूसरा होता है सडनली अप्लाइड लोड,
सडनली अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड। ठीक है, तीसरा होता है इम्पैक्ट लोड, इम्पैक्ट लोड। और चौथा होता है शॉक लोड। ठीक। तो जो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड होता है इसको क्वासी लोड भी कहते हैं, क्वासी लोड। ठीक। और ग्रेजुअली अप्लाइड लोड ऐसा लोड होता है जिसमें किसी बॉडी पर लगने वाला लोड वो किसी आ, एक टाइम में अचानक से नहीं बढ़ता, धीरे धीरे लोड का इंक्रीमेंट होता है, धीरे धीरे लोड। जैसे कि अब ये बॉडी है, इस पे कोई लोड लगा, यहाँ पे मान लिया हमने 5 किलो न्यूटन का लोड लगाया। ठीक है, 2 बजे, 2 AM। फिर हमने इस लोड को बढ़ा के 10 कर दिया, 10 किलो न्यूटन कर दिया 3 बजे, 3 AM। फिर बढ़ा के हमने इसको 15 कर दिया, फिर बढ़ा के हमने इसको 17 कर दिया, 20 कर दिया, ऐसे करते करते। और टाइम भी बढ़ रहा है, 3 था तो यहाँ कर लिया 3.5। ठीक। फिर आ गया 4, आ गया, फिर आ गया 5, आ गया, इस तरह से। तो समय के धीरे धीरे समय भी बढ़ रहा है और समय के बढ़ने के साथ लोड भी बढ़ रहा है। तो उसे हम कहते हैं ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली का मतलब ही होता है धीरे धीरे बढ़ना, है ना। ठीक है, नहीं कटा नहीं। कट गया भाई। हाँ। ठीक है, तो ये है, तो ग्रेजुअली अप्लाइड लोड का मतलब क्या हुआ? ऐसा लोड जो समय के साथ कैसे लिखना, दोज लोड विच gradually increase by time, by increase of time। इंक्रीज कर लीजिएगा, इंक्रीज ऑफ टाइम। और इसको मैक्सिमम कब पहुंचेगा, यानी कि ये जो लोड हम लगा रहे हैं इसकी वैल्यू मैक्सिमम कब पहुंचेगी? तो इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कब पहुंचेगी, 1 साल, 2 साल, 10 साल, कभी भी पहुंच सकती है। ठीक है, तो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड हो गया। सडनली अप्लाइड लोड, अचानक से कोई लोड लग जाए, अचानक से कोई ये बॉडी है इस पे हमने लोड लगाया और इस लोड को मैक्सिमम पहुंचने में बहुत थोड़ा सा समय लगा, लोड की वैल्यू को मैक्सिमम पहुंचने में बहुत थोड़ा सा समय लगा, फ्रैक्शन ऑफ टाइम। तो उसे कहते हैं सडनली अप्लाइड लोड, अचानक से लग गया। ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड में जो लोड लग रहा था वो धीरे धीरे लग रहा था और जो उसका मैक्सिमम वैल्यू था, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड था, वो अचीव कब हो रहा था? इनफाइनाइट टाइम में। और वही सडनली अप्लाइड लोड में जो मैग्नीट्यूड है वो कब अचीव हो रहा था? अचानक, अचानक, है ना। जैसे कि ब्रेक, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है ब्रेक। अचानक से जो है हम लोग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहे थे, ब्रेक अप्लाई किए, तुरंत 0 kmph। ठीक है, तो इसे सडनली अप्लाइड लोड कहते हैं। अब बात करते हैं शॉक लोड, ये इसका एग्जांपल सबसे बेहतर है। शॉक लोड मतलब जैसे कि अब हम लोग पटाखे फोड़ते हैं या बॉम्ब ब्लास्ट होता है, बॉम्ब ब्लास्ट, तो जो उससे शॉक निकलती है, वेव्स निकलती हैं, उन्हें हम शॉक लोड कहते हैं। उसके कारण देखो, शॉक लोड की वजह से ही बहुत ढेर सारे नुकसान होते हैं, घरों के शीशे टूट जाते हैं, है ना। अगर कोई भी एयर फोर्स के आसपास रह रहा होगा, एयर फोर्स फील्ड के आसपास जहाँ एयरक्राफ्ट वगैरह उड़ते हैं, लेकिन ये बात हो रही सिर्फ एयर फोर्स की, नॉर्मल वाले की नहीं, एयर फोर्स की, तो उसमें भी शॉक लोड निकलता है। अगर आसपास घर होगा तो आपको पता होगा कि खिड़कियाँ वगैरह, विंडोज़ वगैरह कांपने लगती है जब फाइटर जेट्स उड़ते हैं। ठीक है, मैंने तो ये बहुत ज़्यादा देखा है ऐसा होते हुए। ठीक है, तो ये है शॉक लोड का। गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं। ठीक, शॉक लोड। अब आता है इम्पैक्ट लोड। इम्पैक्ट लोड क्या होता है कि लोड तो हम किसी बॉडी पे लगा रहे हैं, लेकिन किसी एक फिक्स हाइट से हम उसको ड्रॉप कर रहे हैं लोड को, तो उसे हम कहते हैं इम्पैक्ट लोड। ठीक है,
कोई भी जैसे आपने हथौड़ी दी हुई है, हथौड़ी दी हुई है, कैसे बनाए हथौड़ी, इसे बना दे हैं, ठीक, ये है, ठीक है हथौड़ी। ये हथौड़ी यहाँ पे रखा टाइल, ठीक, ये टाइल है, ये क्या है, टाइल। और इस हैमर को आपने इस पे गिरा दिया कुछ 1.5 मीटर की डिस्टेंस से। तो इसने क्या एब्जॉर्ब किया, इम्पैक्ट लोड। इसने क्या एक्सपीरियंस किया, इम्पैक्ट लोड। तो उसी को हम कहते हैं इम्पैक्ट लोड, है ना। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हमने आज पढ़ ली है, काफ़ी कुछ है इसमें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए कि इसमें क्या सुधार भी किया जा सकता है। अगर अच्छा लगा तो वो भी बताइए, और मुझे और क्या क्या इसमें सुधार करना चाहिए, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। इसलिए मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फीडबैक दें, और अपने ओपिनियंस भी रख सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।